आफ्टरनून मेरी तरफ से सभी को हाय। ठीक है ना, चलिए एक बार जुड़ जाइए जल्दी से और क्लास को शुरू किया जाए। ठीक है ना, तो बिना किसी देरी के कुछ बच्चे इसमें क्वेश्चन के बारे में लिख रहे थे, तो अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन लिखा था जिसका नाम है राजन LNG 20, उसके क्वेश्चन का आंसर हम कर दे रहे हैं। ठीक है राजन जी, आपके क्वेश्चन का आंसर हम कर दे रहे हैं। उसका LNG का पूरा नाम है लीवोनॉर्जेस्ट्राल। ये सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे होंगे मानव स्वास्थ्य वाले में। ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले में। ठीक है ना, LNG 20 लीवोनॉर्जेस्ट्राल। तो 20 जो लिखा है वो 20 मिलीग्राम रिलीज होता है, जो बर्थ कंट्रोल वाले चैप्टर में है उससे रिलेटेड होगा। तो जब वन शॉट के लेके आएंगे तो उसको अच्छे से डिटेल में समझा लेंगे। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल इस पर ध्यान दिया जाए। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून मेरी तरफ से। ठीक, गुड आफ्टरनून अभिषेक सर जी, थैंक यू संजय जी। सर हमारा आज बर्थडे है, तो नेहा कुमारी जी मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, आपका जीवन मंगलमय हो, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो। ठीक है, गुड आफ्टरनून, जल्दी से जुड़ जाइए और उसके बाद क्लास को अच्छे से शुरू किया जाए। उससे पहले मुझे एक जानकारी दीजिए कि जो आप लोग टॉपिक वाइज पर डे एक टॉपिक को खत्म कर रहे हैं अच्छे से, वो आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके लिए एक बार यस लिखिए। और चैप्टर अच्छे से क्लियर है कि नहीं, इसके लिए यस लिखिए, क्योंकि इसके बाद कल वाले लेक्चर में मैं ऑब्जेक्टिव लगाऊंगा और कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं उसके बारे में समझाऊंगा। तो इस चैप्टर से वैसे भी उतने सारे ऑब्जेक्टिव तो होंगे नहीं कि 1 घंटे का समय लगे, तो कुछ थियरी और कुछ ऑब्जेक्टिव करके कल हम लोग क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ठीक है ना, चैप्टर को खत्म करेंगे। LH का है फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग में हेल्प करता है, जब ओवरी से ओवम निकलकर फैलोपियन ट्यूब या संयुग्मन नलिका में प्रवेश करता है 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ठीक है, और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो? सर चैप्टर का वन शॉट कब आएगा, वो प्रिंस सर पे डिपेंड करता है कब से वो मुझे बोलना है। और यकीन मानो जैसा वन शॉट मैं लूंगा पूरे यूट्यूब पे तुमको पूरे बिहार में वैसी बायोलॉजी नहीं मिलेगी, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, और इस बात से मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपको क्लास में ही याद हो जाएगी, बस थोड़ा सा लेंदी होगा, तो उस बात को लेकर आप पेशेंस रखिएगा, ये मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। ठीक है ना, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 97 और 98 कॉमन नंबर लेके आते हैं, वो सबके लिए होता है। ठीक है सर, क्लियर है सर, मेरा नाम लीजिए, क्वेश्चन मार्क, आपका नाम नहीं लिखा है फिलहाल। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, जल्दी जुड़िए। सर मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं बायोलॉजी पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी बात है, जानकारी के लिए भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे लिए कार्य करते हैं। ठीक है ना, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा अभिषेक जी, बिल्कुल भारती जी, अभिषेक भारती जी। ठीक सर, हमको पता नहीं क्या लिखा हुआ है, चलिए चैप्टर को शुरू किया जाए। तो देखो मैं आप लोगों का पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ इतने टाइम, तो इस चैप्टर में एक बार एक क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है जो कि हो सकता है आगे चल के पूछ ले, और उसमें टिप्पणी करने के लिए कहा था कि बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड पाए जाते हैं या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आया है, जो कि 2 से 3 नंबर में है। तो उसमें कुछ फिगर होंगे, उसके नंबर अलग आपको मिलते हैं, और कुछ थियरी होती है जिसके नंबर आपको अलग मिलते हैं। तो आज मैं बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के बारे में सबसे पहले पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो न्यूक्लियाइड और प्लाज्मिड हम लोगों ने पहले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो न्यूक्लियाइड और प्लाज्मिड को लेकर अगर हम लोगों में थोड़ा बहुत भी कॉन्फ्लिक्ट है तो इसको आज पूरी तरीके से क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है ना सर, चैप्टर 1 शॉर्ट जल्दी ही आएगा, उस बात को लेकर परेशान ना रहो। 1 शॉट पूरी तरीके से तैयार है, ऐसा कहो कि पूरा बुक पूरी तरीके से तैयार है, और अच्छे से 1 शॉट तो नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक चैप्टर को मैं 2 लेक्चर में खत्म करूंगा, मतलब 2 बार में खत्म करूंगा, क्योंकि इतने आसानी से बोर्ड एग्जाम को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है ना, ठीक, अब शुरू किया जाए, लगभग हो गए हैं धीरे धीरे सभी लोग। ठीक है ना, चलो अब टॉपिक पे आते हैं। ठीक, चलो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के बारे में। किसमें, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के बारे में, बैक्टीरियल प्लाज्मिड, बैक्टीरियल प्लाज्मिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, या इसी को कह रहा हूं जीवाणु का, जीवाणु का प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। ठीक, अब पहले लेक्चर के बारे में अगर थोड़ी बहुत चीजें आपको याद हो, तो हम लोगों ने जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ को 2 तरीके से बनाया था। ठीक है ना, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रिवाइज किया जाएगा, 1 से 2 मिनट लगेगा। एक हम लोगों ने संरचना में कुछ इस तरीके से बनाया था, ठीक इस तरीके से, जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते थे। प्लाज्मिड, ये भी देखना आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते थे, प्लाज्मिड। और दूसरा जो हम लोगों ने बनाया था वो कुछ इस तरीके से बनाया था, इस तरीके से, जिसको हम लोगों ने कहा था न्यूक्लियाइड। तो सबसे पहले हम लोग प्लाज्मिड और न्यूक्लियाइड में अंतर समझ लेते हैं। तो अगर पूछेगा बैक्टीरिया या जीवाणु प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है कोई बात नहीं अभिषेक जी, आपकी बात पूरी तरीके से सही है, पर फिलहाल पीओडी को ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ठीक है ना, जब उसमें पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है तो जलीय जीव मरने लगते हैं, उस पर आते हैं हम लोग। ठीक है ना, बाद में, अब इस पे आए। ठीक है ना, प्लाज्मिड और न्यूक्लियाइड। ठीक, तो कह रहा है कि पहले तो इसमें अंतर समझ लेते हैं। तो पहले इसको अगर देखा जाए और इसको देखा जाए, ठीक है ना, तो इसमें ये हो गया डीएनए का पहला धागा, ये हो गया डीएनए का दूसरा धागा।
और वही चीज़ इसमें भी देखी जाए तो ये हो गया डीएनए का पहला धागा और ये हो गया डीएनए का दूसरा धागा, इसलिए इन दोनों को हम लोग कहते हैं डीएस डीएनए या डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो अगर पूछेगा प्लाज्मिड और न्यूक्लियाइड में क्या समानता है, तो समानता में ये लिखोगी कि ये दोनों के दोनों डबल स्ट्रैंड डीएनए और दोनों आकार में गोल हैं, ये भी और ये भी, इसलिए इसको बोलोगे सर्कुलर डीएनए। या करके हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, या सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए क्या कहेंगे, सर्कुलर डीएनए। या इसी को हिंदी में हम लोग लिखते हैं वृत्तीय डीएनए, वृत्तीय डीएनए। और इसको हिंदी में हम लोग लिखते हैं द्विकुंडलीय डीएनए, कुंडलीय, द्विकुंडलीय डीएनए। जितनी बढ़िया बायोलॉजी अभी यहाँ धीरे धीरे चल रही है, यकीन मानो उतने अच्छे से नहीं पढ़ रहे होगे कहीं भी तुम लोग, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, जब वन शॉट मेरे तरीके से आएगा तो यकीन मानो बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुम लोगों को, ठीक है ना। ठीक, चलिए द्विकुंडलीय डीएनए। दूसरी चीज, अब देखो थोड़ा सा देख समझने की बात है, इसको जब हम लोग बना रहे थे तो डीएनए का ये पहला धागा बनाए हम लोग, ठीक, और डीएनए का ये दूसरा धागा बनाए। क्या दोनों धागे आपस में उलझे हुए हैं? नहीं। लेकिन इसको जब हम लोग बना रहे थे तो डीएनए का ये पहला धागा और डीएनए का ये दूसरा धागा इस तरीके से बनाया, पर ये दोनों धागे आपस में क्या है, उलझे हुए हैं। दूसरी चीज, जब इसको बना रहे थे तो डीएनए के दोनों धागे हाइड्रोजन बांड की सहायता से आपस में क्या हुए, जुड़े हुए। तो अब आ जाओ अंतर पे। तो पहला अंतर इसमें क्या लिखोगे कि डीएनए के दोनों धागे आपस में उलझे होते हैं और उलझने को कहते हो रिप्लिकेशन, या सॉरी इसमें रिप्लिकेशन नहीं, इसमें लिखना है रिप्लिकेशन, या इसको बोलते हो द्विगुणन, द्विगुणन। और दूसरी चीज किस प्रोटीन के कारण होता है, तो चलो इसी कलर से लिख लो, उसको कहते हो नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं हम लोग इसको, नॉन, नॉन मतलब होता है नहीं, और क्या नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। अब सुनो, एक क्वेश्चन था कि जीवाणु के किस जीनोम में नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो जीवाणु का एक जीनोम या आनुवांशिक पदार्थ प्लाज्मिड है और दूसरा जीनोम है न्यूक्लियाइड। तो जीवाणु के न्यूक्लियाइड में नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि इसमें डीएनए के दोनों धागे जुड़े हुए हैं। तो अगर पूछेगा किसके कारण जुड़े हुए हैं, तो वो जुड़ा होता है हिस्टोन प्रोटीन के कारण, हिस्टोन प्रोटीन के कारण, हिस्टोन प्रोटीन। तो अब अंतर और समानता समझ लोगे, क्योंकि तो एक नंबर से ज़्यादा ये पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। कमेंट रुक गया है, नहीं ठीक है चल गया। न्यूक्लियाइड में क्या पाया जाता है, देखो न्यूक्लियाइड एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है जिसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण डीएनए के दोनों धागे आपस में उलझ जाते हैं। जबकि प्लाज्मिड में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण डीएनए के दोनों धागे आपस में जुड़े होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहें तो इस बात को लिख सकते हैं, ताकि आसानी से क्या हो जाए, हम लोगों को ये याद रह जाए। थोड़ा सा छोटा हो जाए भाई, हाँ। अब यहाँ अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, समझने के लिए लिख सकते हो क्या कि प्लाज्मिड में हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, पाया जाता है, जिसके कारण डीएनए के दोनों धागे, डीएनए के दोनों धागे आपस में, दोनों धागे आपस में जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। लेकिन अगर यहीं हम लोग इसकी बात करें तो इसमें लिखोगे न्यूक्लियाइड में नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इनमें द्विगुणन की क्रिया होती है, इनमें द्विगुणन की क्रिया होती है, द्विगुणन क्रिया होती है, जिससे यह आपस में
जिससे यह आपस में उलझे होते हैं। बस इतनी बात का ध्यान रखा जाए, ठीक है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का फुल फॉर्म है, ठीक है। डीएनए का दो धागा मतलब देखो, डीएनए हमेशा दो संरचनाओं में पाया जाता है। तो डीएनए वाला चैप्टर जब सर आप लोगों को पढ़ाए होंगे तो थोड़ा सा एक बार समझ लो कि या तो डीएनए इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से, तो ये डीएनए का पहला धागा हो गया, ठीक। और ये डीएनए का, चलो इसको दूसरे कलर से समझ लो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, ये डीएनए का दूसरा धागा होगा कुछ इस तरीके से। तो अगर डीएनए इस तरीके से और डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे से किससे जुड़े हैं, हाइड्रोजन बांड से, ऐसे इस चैप्टर को सर पढ़ाए होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो डीएनए या तो इस तरीके से हो सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डीएस डीएनए या डबल स्ट्रैंड डीएनए, जिसमें डीएनए का एक धागा 3 से गया है ऐसे 5 की तरफ और दूसरा गया है 5 से 3 की तरफ। तो ये चीजें बताती हैं डायरेक्शन कि डीएनए का धागा किस दिशा में घूमा है। जैसे कह रहा है कि एक लिखे हम लोग क्या, ऐसे 3 से गया है किधर, 5 की तरफ, और दूसरा धागा गया है किधर, 5 से 3 की तरफ। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए में, और ये हमारे अंदर डीएनए है, तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर डीएनए। लीनियर डीएनए या हिंदी में हम लोग कहते हैं रेखीय डीएनए। रेखीय डीएनए, ये बात थोड़ा सी समझ लेना। प्रोकैरियोटिक डीएनए को कहते हो सर्कुलर डीएनए, जो कि ये वाला है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में है, जीवाणु के शरीर में, इसलिए इसे बोलोगे कौन सा, सर्कुलर डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले डीएनए को सर्कुलर डीएनए कहते हो, जो दो प्रकार का है, एक हो गया प्लाज्मिड और दूसरा हो गया न्यूक्लियाइड। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले डीएनए को हम लोग कहते हैं लीनियर डीएनए या रेखीय डीएनए, क्योंकि वो लंबाई में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं यूकैरियोटिक डीएनए। और जो 3 से 5 और 5 से 3 हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। सर आज संडे है तो क्या संडे को पढ़ाई नहीं होती है, होती है भाई। तो 3 से 5 वाला जो है वो क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब 3 से जो 5 की तरफ गया है इसको कहते हो क्लॉकवाइज। और जो 5 से 3 वाला है, चलो इस कलर से ले लो, 5 से 3 वाला है, वो घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में होता है। ये 5 से 3 वाला है, इसलिए इसे कहते हो एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है ना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसी कारण दोनों धागे आपस में ऐसे क्या होते हैं, उलझ जाते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए वाले जो हमारे शरीर में होते हैं, ठीक है ना। तो ये डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है डीएनए, मतलब डीएनए 3 से 5 और 5 से 3 दोनों दिशाओं में हो सकता है। लेकिन अगर आरएनए होगा तो वो केवल 5 से 3 में होता है, ठीक है ना। ठीक है, यस सर। संडे को बस हम लोग अच्छे चैन की नींद लेते हैं। क्यों भाई, बोर्ड एग्जाम में चैन की नींद लेने की क्या जरूरत है। जिंदगी में अगर लड़ना है तो खुद से लड़ो, मुसीबतें तो सबके साथ हैं, सुख और दुख तो सबके साथ लगा हुआ है। तो अगर अपने लिए नहीं पढ़ाई करोगे तो किसके लिए करोगे, ठीक है ना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जी सर, जी गुरुजी बिल्कुल सही, अमन से बताए थे, बिल्कुल, थैंक यू। चलो, कह रहा है कि डबल स्ट्रैंड डीएनए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे डीएनए की अगर तुलना प्रोकैरियोटिक डीएनए से तुम करोगे तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में दो कंडीशन देख रहे थे, एक में डीएनए जुड़ा है और एक में नहीं जुड़ा है, या एक में उलझा है एक में नहीं उलझा है। लेकिन हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर जो डीएनए है वो आपस में जुड़ा भी है और आपस में उलझा भी है। तो हमारे डीएनए में तो सबसे पहले डीएनए के दो धागे हैं ही, दूसरा इसमें स्टोन भी है और तीसरा इसमें नॉन स्टोन भी है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, हमारे डीएनए में डीएनए के दो धागे भी हैं, स्टोन प्रोटीन भी है और नॉन स्टोन प्रोटीन भी है। तो नॉन स्टोन प्रोटीन के कारण हमारे डीएनए के दोनों धागे आपस में उलझ गए और स्टोन प्रोटीन के कारण डीएनए के दोनों धागे आपस में जुड़ गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ठीक है ना। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। राजीव जी, आपकी भी जो दुविधा है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी, पर फिलहाल जो सामने है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है ना। ठीक, तो ये बात समझ गए। तो यही चीज हम थोड़ी सी समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाओ, प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में डिफरेंस समझ जाओगे। पहले ये बताओ, यस लिखो। सर आप अभी तक राखी बांधे हैं, क्या करें भाई, बहुत दूर तक हैं, निकालना अच्छा नहीं लग रहा, सिस्टर की आदत आती रहेगी इसी बात में। सर कुछ स्टूडेंट कहते हैं इंडिया का नाम लेते हैं, क्या चीज पता नहीं, चलो ठीक है छोड़ो। टॉपिक पहले बताओ, यस सर यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ओके सर जी, ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को एकदम बढ़िया से, यस सर, ठीक है, क्लियर, यस सर, ठीक, ठीक है। प्रीति जी, आपको अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। पुष्पा जी, यस सर। निभा कुमारी जी, यस सर, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। सर एक एग्जाम में एग्जाम यम डीएनए का ड्राइंग आया है, यम डीएनए नहीं होगा, यम आरएनए होगा, ठीक है ना, मैसेंजर आरएनए उसको कहते हैं, वो आप पढ़ा देंगे हम, ठीक है ना। सर जी क्लियर है। अब आ जाओ प्लाज्मिड पे, जिस पे टिप्पणी लिखने के लिए कहा था, ठीक। देखो, अब कह रहा है कि मान लो किसी जीवाणु को लिया गया, ऐसे जीवाणु को बनाया हम, और जीवाणु के शरीर में क्या पाया जाएगा, प्लाज्मिड, ठीक।
अब ये क्या है, प्लाज्मिड। तो इसके प्लाज्मिड में हम कह सकते हैं कि डीएनए है, और डीएनए है तो हम कह सकते हैं उसमें क्या होगा, जीन। और डीएनए का काम है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, जबकि किसका, जीन का काम है आनुवांशिक लक्षणों को धारण करना। ठीक है ना। अब हम कमेंट पे कम ध्यान देना है क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिसगाइड कर रहा है, ठीक है ना, मिसगाइड कर रहा है। तो ये कह रहा है आनुवांशिक, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग दूसरे चैप्टर के पूछ रहे हैं, ठीक। आनुवांशिक लक्षणों को धारण करना, धारण करना, और इसका काम है आनुवांशिक लक्षणों को, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। तो अगर कहेगा आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन ले जाता है, तो वो ले जाता है डीएनए। और अगर कहेगा आनुवांशिक लक्षणों को कौन धारण करता है, तो उसे कहोगे क्या, जीन। ठीक है ना। इस बात को पूरी तरीके से अब क्लियर हो गया। अब इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद हम आते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है अपघटक जीवाणु के बारे में, यार ठीक है ना, प्लाज्मिड के बारे में। ठीक है, कौन सी, अच्छा ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब देखो, अब आते हो टॉपिक पे, जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ था ना, उस पे आते हैं। तो जिसको मेरी घड़ी चाहिए वो अच्छा नंबर लेके आए, मैं अपनी घड़ी ये उसको गिफ्ट कर दूंगा। ठीक, देखो कह रहा है एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है आनंद मोहन चक्रवर्ती। क्या नाम है, आनंद मोहन चक्रवर्ती। आनंद मोहन चक्रवर्ती, आनंद मोहन चक्रवर्ती। इन्होंने एक बहुत ज़रूरी काम किया था जिसका उपयोग वर्तमान समय में बहुत तेज़ी से किया जाता है। ठीक है ना सर, सारा नोट करेंगे, बिल्कुल नोट करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम बढ़िया से आ जाएगा। आनंद सर तो नहीं, आनंद सर नहीं है, ना ही मिथुन चक्रवर्ती है, ये आनंद मोहन चक्रवर्ती है। ठीक है ना। ठीक सर, आज आपका मैराथन क्लास लेना चाहिए था, बिल्कुल लेना चाहिए था, पर प्रिंस सर अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आप जब व्हाट्सएप पे कह रहे हैं, यूट्यूब पे या ऐप पे आइए वन शॉट को लेके, तो ऐसा वन शॉट होना चाहिए कि पूरे बच्चों को एक बार में ही याद हो जाना चाहिए। मैं तो तैयार हूँ, बस प्रिंस सर मुझे एक बार बोल दे, ठीक है ना। ठीक, चलो सर न्यू चाहिए, कोई बात नहीं। अब देखो इन्होंने क्या किया, एक जीवाणु है जिसका नाम है स्यूडोमोनास, ई साइलेंट होता है, पूरा पढ़ा जाता है स्यूडोमोनास। ठीक, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्यूडोमोनास। अब एक बार कमेंट करना थोड़ा सा कम कीजिए और टॉपिक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं अब कमेंट की तरफ नहीं देखूंगा। ठीक, इसका नाम है स्यूडोमोनास। तो स्यूडोमोनास की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे गाय की, भैंस की अलग अलग प्रजातियां हैं। गाय को कहते हो कोई जर्सी है, कोई साहिवाल है, कोई देशी है, ऐसे करके। ठीक है ना। तो वैसे ही स्यूडोमोनास की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं इस जीवाणु की, और 4 प्रजातियां हैं, तो चारों में अपने अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, प्लाज्मिड होंगे, क्योंकि सबके सब जब अलग शरीर में है तो सब में अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, डीएनए भी होंगे। चलो चारों को 4 कलर से हम बना ले रहे हैं ताकि समझाने में आसानी हो जाए। अब देखो थोड़ा सा सुनने पे ध्यान दो। वर्तमान समय में तुम देखते होगे कि भारत जो देश है वो तेल का आयात निर्यात करता है, कच्चे तेल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह जो दूसरे देश से आता है। तो कभी कभी होता यह है कि वो जिस पानी के जहाज से आता है, उसके पानी के जहाज का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वो सारा तेल समंदर के पानी में गिर जाता है, जिसके कारण समंदर का पानी जो होगा वो पूरी तरीके से क्या होगा, प्रदूषित होगा। अब समंदर इतना छोटा सा तो है नहीं कि बाल्टी ले गए और छान के तेल बाहर निकाल लिए, और तेल को तुम छान के निकालोगे समंदर से तो वो आसान भी नहीं है और होगा भी नहीं। तो होता क्या था, इन चारों प्रकार के जीवाणुओं को जहां पर वो तेल गिरा हुआ है उस तेल में डाला जाता था, और ये जीवाणु क्या करते हैं, उस तेल का अपघटन करते हैं। अपघटन मतलब सड़ाना गलाना, जिसके कारण जल, समुद्र का जल क्या हो जाता था, स्वच्छ हो जाता था। तो कभी कभी इनकी मात्रा कम ज्यादा हो जाती थी, तो और कुछ जीवाणु उपयोग में नहीं आ पाते थे, तो वो क्रिया सामान्य रूप से आसानी से नहीं हो पाती थी। तो आनंद मोहन चक्रवर्ती ने क्या किया, आनंद मोहन चक्रवर्ती ने इन चारों प्रकार के जीवाणुओं को लेकर इनके शरीर में एक एंजाइम डाला। ठीक, वो न्यूक्लियाइड, प्लाज्मिड, वो सारी चीजें हैं, पर हमें उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं बना रहे हैं। ठीक है ना, इस बात का तो विशेष ध्यान रखना।
इन चारों प्रकार के जीवाणुओं के शरीर में सबसे पहले एक एंजाइम का उपयोग किया, जिस एंजाइम को हम लोग कहते हैं लिटिक एंजाइम, जो कि मैं पहले आप लोगों को समझा चुका हूँ। लिटिक एंजाइम की सहायता से कोशिका से आनुवांशिक पदार्थ को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो जैसे ही लिटिक एंजाइम इसमें डाला, पूरी कोशिका जीवाणु के शरीर की सड़ गलकर नष्ट हो गई और उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या हो गया, बाहर आ गया। और डीएनए कभी खत्म नहीं होता, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसीलिए वर्तमान समय में जो भी वस्तुएं खोजी जाती हैं अवशेष के रूप में, उसके जीनोम को उसके डीएनए से ही पता किया जाता है कि ये किस जीव का है। तो सब में क्या डाला, लिटिक एंजाइम, जिसके कारण सबका आनुवांशिक पदार्थ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सबको प्लाज्मिड, क्या कहते हैं, प्लाज्मिड, बाहर आ गया। और अगले स्टेप में उन्होंने क्या किया, इस प्लाज्मिड को एक और एंजाइम लिया। अब सारे एंजाइम, 5 एंजाइम हम आपको पढ़ा चुके हैं। किस एंजाइम को लिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, या इसी को हम लोग लिखे हैं प्रतिबंधन, प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम। जैसे ही डालोगे जीवाणु का जीनोम क्या होगा, कट जाएगा। तो जीवाणु के जीनोम को काटने के लिए जिस एंजाइम का उपयोग किया जाता है उसको कहते हो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम। अब चारों के जीवाणु के जीनोम को क्या किया, उन्होंने काट लिया, और जीनोम के उस हिस्से को काटा जिसमें क्या पाए जाते हैं, जिसमें पाए जाते हैं जीन। और सभी जीन का अपना अलग अलग, सभी जीन में अपना अलग अलग क्या पाया जाता है, संरचना पाई जाती है, जिसके उसका क्या होता है, लक्षण मिलते हैं। तो इसमें जो जीन पाया जा रहा था उसे कह रहे थे कैम्फर, चलो हिंदी में लिख दे रहे हैं, कैम्फर। एक में जो जीन है, अच्छा इसको यहां लिख लो, कैम्फर, कैम्फर। दूसरे में जो जीन है उसको कहते हो जाइलीन, जाइलीन। इसके पहले, ठीक है ना, इसके पहले मैं बता दूं कि मैं एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़ाता था, जो कि नीट बेसिक का बैच होता था, इसलिए मेरी बायोलॉजी थोड़ा सा हाई लेवल है आप लोगों के लिए। हालांकि पढ़ने के लिए तो मैं और भी बेहतर पढ़ा ही लूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को तो बोरिंग हो जाएगा क्योंकि उतनी जानकारी आपको पढ़ना नहीं है। इसको कहते हैं ऑक्टेन, और चौथे को कहते हैं हम लोग नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, ठीक है ना। तो अगर पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है कि प्लाज्मिड में पाए जाने वाले जीन का नाम लिखिए, तो प्लाज्मिड में 4 प्रकार के जीन पाए जाते हैं, जाइलीन, कैम्फर, ऑक्टेन और नेफ्थलीन नामक। अब उन्होंने क्या किया, एक अगला एंजाइम लिया। अब अगले एंजाइम के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक। दो डीएनए को आपस में जोड़ने के लिए जिस एंजाइम का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं डीएनए लाइगेज। क्या कहते हैं, लाइगेज। ये पहले हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। लिटिक एंजाइम की सहायता से, चलो नंबरिंग कर लो यहाँ पे अगर नहीं समझ आ रहा, लिटिक एंजाइम की सहायता से कोशिका से डीएनए को अलग किया जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए को छोटे छोटे खंडों में काटा जाता है। और डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से सभी डीएनए को क्या किया गया, आपस में जोड़कर एक नए डीएनए का निर्माण किया गया। मान लो ये एक हिस्सा हुआ, ठीक, ये दूसरा हिस्सा हुआ ऐसे, और ये हो गया मान लो तीसरा हिस्सा ऐसे, और ये हो गया चौथा हिस्सा। और जो ये डीएनए बना, प्लाज्मिड बना, उसे नाम दिया गया हाइब्रिड, हाइब्रिड प्लाज्मिड, या इसी को लिखा है बुक में संकर डीएनए। डीएनए भी एक प्लाज्मिड ही है यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं प्लाज्मिड उसके बारे में, ठीक है ना, संकर डीएनए, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। तो जो नया बना, अब इसको क्या किया, रूपांतरण की क्रिया द्वारा, किस क्रिया द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन, TRANS, फॉर्मेशन या रूपांतरण, रूपांतरण की क्रिया द्वारा दोबारा इस जो प्रजाति के, कहाँ गया भाई, दोबारा ये जो स्यूडोमोनास नामक प्रजाति थी उसको क्या किया, उसी में क्या किया उन्होंने, उसको डाल दिया। इसको ऊपर कर लो भाई। दोबारा स्यूडोमोनास नामक प्रजाति के डीएनए में क्या किया, उसको डाल दिया, और डालने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, एक पहला था, दूसरा था, तीसरा हो गया ये, और ये हो गया चौथा। अब जिस तेल को अपघटित करने के लिए
हमको वो चारों प्रकार के जीवाणु डालने पड़ते थे, अब उसकी जगह पे हमें केवल इस एक प्रकार के जीवाणु को डालना पड़ेगा, क्योंकि उस तेल को अपघटित करने के लिए जिस जीन की आवश्यकता है वो सारे के सारे किसमें आ गए हैं, एक ही जीवाणु में। इसलिए उन्होंने इस जीवाणु को एक नाम दिया सुपर बग, या इसका दूसरा नाम उन्होंने दिया ऑयल स्पोलिएज बैक्टीरिया, ऑयल स्पोलिएज बैक्टीरिया, ठीक है ना, इस तरीके से उसको नाम दिया। और इसका उपयोग हम करते हैं किसमें, अपघटन में, अपघटन में, ठीक है ना। अब दोनों जरा एक बार छोटी सी कहानी कि मैंने आपको इतना डिटेल में इसको पढ़ाया क्यों, ठीक। अभी इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोगों को पढ़ना था वाहित मल उपचार, ठीक है ना, अभी भी हमारे पास समय है, हो जाएगा। तो वाहित मल उपचार के लिए हमें जीवाणुओं की आवश्यकता होगी। अब जरूरी नहीं है कि वाहित मल उपचार में केवल हम ऐसे वाहित मल को या सीवेज को या कचरे को उपचारित करें जिसमें तेल ना हो, तो तेल वाली चीज़ों को इस जीवाणु की सहायता से अपघटित किया जाता है, जो वो टैंक बनाया जाता था, जिस टैंक में उसको डाला जाता था। बायोगैस वाले में भी जो हम लोग लिखे थे, ठीक है ना, मेथनोजन बैक्टीरिया जिसको, तो ये बैक्टीरिया भी है एक मेथनोजन, जिसका नाम क्या है, स्यूडोमोनास। अच्छा हाँ, एक नाम और इससे पूछा है, या करके हम यही पे और लिख दे रहे हैं, या एक नाम और है स्यूडोमोनास पुटीडा, स्यूडोमोनास पुटीडा, हिंदी भी हम लिख दे रहे हैं, इसका पढ़ लेंगे आप लोग, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास पुटीडा। तो एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद बताइए अच्छे से। हाँ, बहुत प्यारा नाम दिए हैं आनंद जी ने इसको, ठीक है ना। चलो एक बार रिवाइज करें, उसके बाद फिर टॉपिक पे आ जाए। तो सबसे पहले टिप्पणी लिखने की आ रहा है किसमें, बैक्टीरियल प्लाज्मिड पे। तो बैक्टीरिया में जो आनुवांशिक पदार्थ है वो कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, एक को कह रहा हूँ प्लाज्मिड और दूसरे को क्या कह रहा हूँ, न्यूक्लियाइड। प्लाज्मिड जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ है जो उसके लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंड डीएनए से मिलकर बना होता है, जिसे हम सर्कुलर डीएनए या वृत्तीय डीएनए भी कहते हैं। दूसरा, इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इसके दोनों धागे आपस में जुड़े होते हैं, ठीक। अगला कह रहा कि हम मनुष्य के शरीर में या यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए को लीनियर डीएनए या रेखीय डीएनए कहते हैं। यह भी एक प्रकार का डबल स्ट्रैंड डीएनए है जो हिस्टोन प्रोटीन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसमें डीएनए के दोनों धागे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पाए जाते हैं, जिसमें 5 से 3 वाला धागा क्लॉकवाइज और 3 से 5 वाला क्लॉकवाइज तथा 5 से 3 वाला एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पाया जाता है। आगे फिर इसके बारे में लिखेंगे कि एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आनुवांशिक पदार्थ को निर्धारित करते हुए बताया कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्यक्रम कर रहा है डीएनए, और उन लक्षणों को कौन धारण करता है, तो जीन। तो जब जीन आनुवांशिक लक्षणों को धारण करेगा तो वो डीएनए के साथ जुड़ जाएगा, और जब डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होगा तो वो लक्षण भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है ना। इस क्रिया को सबसे पहले कर किसने दिखाया, स्यूडोमोनास पुटीडा को लेकर आनंद मोहन चक्रवर्ती जी ने। आनंद मोहन चक्रवर्ती ने स्यूडोमोनास की 4 प्रजातियों को लेकर लिटिक एंजाइम की सहायता से इनके आनुवांशिक पदार्थ या प्लाज्मिड को बाहर निकाला, जिसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से काटकर अलग किया, जिसमें जाइलीन, कैम्फर, ऑक्टेन तथा नेफ्थलीन नामक जीन पाए जाते हैं। इन जीन को लेकर डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से इन्हें आपस में जोड़कर एक नए प्लाज्मिड का निर्माण किया गया, जिसे संकर डीएनए या हाइब्रिड प्लाज्मिड कहते हैं, जिसे रूपांतरण की क्रिया द्वारा पुनः जीवाणु के शरीर में रूपांतरित किया गया, जिससे बनने वाले जीवाणु को सुपरबग, ऑयल स्पोलिएज बैक्टीरिया या स्यूडोमोनास पुटीडा कहते हैं। यह तेल के अपघटन में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो जितना हमने बोला है यही चीज़ आपको कहानी के तौर पे क्या करनी है, लिखनी है, ठीक है ना। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई हो तो आगे बताइए। सर मेरा बहुत, पता नहीं किसी बच्चे ने विपिन कमेंट आपका रुका हुआ है, एक बार जरा यहाँ तक मुझे बताइए कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आई कि नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़े, ठीक है ना। यहाँ तक जरा लिखिए, ठीक है, जरा कमेंट में एक बार लिखिए यहाँ तक अच्छे से समझ में आया कि नहीं। स्यूडोमोनास जो 4 लिख लिए उनका नाम क्या होता है, स्यूडोमोनास के जो 4 प्रजातियां हैं उस बुक में लिखा है स्यूडोमोनास स्पीसीज लिखा है ऐसे करके, चारों प्रजातियों का नाम नहीं लिखा है बाबू, अगर आता तो हम जरूर लिख देते, ठीक है ना, लिखा होता तो, ठीक। चलो यस सर, यस सर। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में इतना फिगर बनाओगे, ये वाला यहाँ से, क्या बात है भाई, यहाँ से लेके ये दोनों फिगर बना देना,
और इसके पीछे जो तुम बनाए हो प्लाज्मिड को और उसके बारे में जो जानकारी तुमको मिली वो चीज़ें लिख देना। आराम से आपको वो 2 नंबर या 2.5 नंबर जितने भी का होगा वो दे देगा, ठीक है ना। यस सर, समझ में आ गया। यस सर, ठीक है, जल्दी से बताइए। मेरा कमेंट नहीं देखते हैं इंदर कुमार जी? बिल्कुल देखते हैं, क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया करिए। सर जी लघु उत्तरी प्रश्न को ले आइए। बिल्कुल ले आएंगे, पर थोड़ा सा मुझे समय दीजिए सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल होगा, ठीक है ना। डीएनए से डीएनए बनाने को रेप्लिकेशन कहते हैं, बिल्कुल, या हिंदी में उसको द्विगुणन कहते हैं। और जब एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है तो उसे डुप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है ना। सर इसको लिख दीजिए, ठीक है, लिख दे रहे हैं। सर आप छोड़िए ना, हम एग्जाम में ग्रंथ लिखने जाते हैं। कोई बात नहीं, हम लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ठीक जाए, ठीक है, हम इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। चलो लिखोगे क्या, इसको लिखोगे। तेल के अपघटन के लिए, तेल के अपघटन, हाँ देखो एक क्वेश्चन और पूछा था, अभी हिट किया, मुझे याद है। पूछा था तेल के टैंकर को धोने के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तेल के टैंकर समझ रहे हो ना, जिसमें पेट्रोल डीजल वगैरह आता है। तो उसको धोने के लिए अंदर से उसको धुला नहीं जाता है कि अंदर उसके टंकी की जो बड़ी टैंकर है उसके अंदर पानी डाल के धुला जाए। पानी वैसे भी ऑयल में घुलेगा नहीं, तो इस जीवाणु को डाला जाता है। किस जीवाणु को? इस जीवाणु को डाला जाता है, तो उस तेल को अपघटित करके खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। ठीक सर जी, मेरा कमेंट ठीक है। चलो आगे आते हैं। क्या? तेल के अपघटन के लिए आनंद मोहन चक्रवर्ती ने, आनंद क्या लिख दिए, आनंद मोहन चक्रवर्ती जी ने एक सुपर बग नामक जीवाणु का निर्माण किया। सुपर बग नामक जीवाणु का निर्माण किया, जिसके लिए उन्होंने स्यूडोमोनास साथ में लिखते चलो, क्योंकि आवाज तो जा ही रहा होगा। स्यूडोमोनास की 4 प्रजातियों को लेकर, 4 प्रजातियों को लेकर लिटिक एंजाइम की सहायता से, लिटिक एंजाइम की सहायता से, लिटिक एंजाइम की सहायता से इसके आनुवांशिक पदार्थ को बाहर निकाल लिया, जिसमें उपस्थित जीन को प्रतिबंधन किसी बच्चे ने कमेंट किया है, गुलाब रॉक स्टार जी ने, सर सब्जेक्टिव का पढ़ाएंगे। देखो एक चीज तुम मेरी बात सुनो बाबू, पूरा मत मानना। 100 नंबर के पेपर में प्रैक्टिकल तुम्हारा है 30 नंबर का और 70 नंबर का पेपर है, ठीक। स्कूल वाले तुमको 70 में 30 दें, 28 दें, 27 दें, 29 दें, कुछ भी दें, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें 15 नंबर इंटरनल होता है, मतलब स्कूल वाले देते हैं, और 15 नंबर एक्सटर्नल होता है जो एग्जामिनर आता है, ठीक। पहली बात तो वो 30 नंबर तो मेरे बस में है नहीं, ठीक। दूसरी, जो 70 नंबर का पेपर है, मैं तुम लोगों को क्या बोला हूँ, 97 और 98 ये कॉमन नंबर है। 100 बच्चों में 65 बच्चे तो मैक्सिमम ले ही आएंगे, ये तो मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं ये नहीं चाहता कि 100 नंबर के पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी ही नहीं है। 100 नंबर कह रहा है, 70 नंबर के पेपर, तो अगर 2 नंबर का भी क्वेश्चन गड़बड़ हुआ तो तुम 68 नंबर का क्वेश्चन करके आओगे, ठीक। और मान लो प्रैक्टिकल में 30 में तुमको 28 दे दिया, तो 8 8 16, 6 2 8 1 9, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 96। तो जो प्रिंस सर का कहना है यहाँ पर
करंट टाइम में फर्स्ट रैंक पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ से कि इसी कोचिंग से आए, ठीक है ना। तो मैं उस एक नंबर को भी नहीं छोड़ना चाहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया है, अभी तक जब तक देखें हम बुक मतलब उसको पेपर को एनालिसिस किए हैं, तो इस एक नंबर के क्वेश्चन को भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी पूरी गारंटी है, ठीक है ना। दे ही देंगे नहीं बाबू, वो बाद में पता चलता है। रजिस्टर बनने से, अटेंडेंस लगाने से टीचर नंबर नहीं देगा, वो जब आता है अपने पे तो वो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों को ही नंबर देता है, ठीक है ना। तो मैं एक नंबर के भी क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना चाहूँगा। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा टॉप कर रहा है तो उसका 96 हो। मैं 97 से नहीं मानने वाला, 98 और 99 हुई होगा, क्योंकि पिछले साल का जो मेरा बैच था उसमें 98 नंबर बच्चे ने ले आया था, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखो कि पूरी मेहनत जितना हम करेंगे, एक एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, तो उतनी बात तुम भी, अगर एक लेक्चर एक्स्ट्रा पढ़ने से तुम्हारी चीज़ें सही हो जा रही हैं तो उस बात पे तुम ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है ना। ठीक, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डर लगता है तो कोई बात नहीं, वो फिर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखोगे, पदार्थ को बाहर निकाला जिसमें उपस्थित जीन को प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से, प्रतिबंधन एंजाइम, एंजाइम की सहायता से, प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से, ठीक है ना। इसमें उपस्थित जीन को, इसमें उपस्थित जीन को बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, जिसे, जिसे कैम्फर ज़ाइलीन ऑक्टेन तथा नेफ्थलीन कहते हैं, नेफ्थलीन कहते हैं। अगर हर पेपर में है ऐसे 2 नंबर 3 नंबर तुम छोड़ के आओगे तो 5 पेपर, 3 बचे 15 नंबर, 3 प्रैक्टिकल, 2 नंबर के अगर जोड़ोगे तो मान लो 6 नंबर कटा, 21 नंबर वैसे ही हो गया, तो 4% तो वैसे ही तुम बच्चे से पीछे हो जाओगे, ठीक है ना। तो तुम इस बात को ध्यान रखो, जो सिलेबस में तुम्हारे टॉपिक है उसको तो सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, ये मैं भी देख रहा हूँ और एनालिसिस करता हूँ, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि मुझे सारी चीज़ें याद हो, तो मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढ के कुछ क्वेश्चन ऐसे निकालने पड़ेंगे जो तुम्हारा एक नंबर भी कम ना करे, ठीक है ना। सर मेरे कॉलेज में इंटर के टीचर ही नहीं है तो प्रैक्टिकल का नंबर गड़बड़ा देगा, जी नहीं, स्कूल का नंबर सिर्फ 15 नंबर भरेंगे, जो भी देंगे 15 नंबर एक्सटर्नल जो बाहरी टीचर आता है, ठीक है ना। ठीक, नेफ्थलीन कहते हैं, जिसे डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से, जिसे डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से, जिसे डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से, आपस में जोड़कर, आपस में जोड़कर संकर डीएनए का निर्माण किया, संकर डीएनए का निर्माण, संकर डीएनए का निर्माण किया। इस डीएनए को, इस डीएनए को रूपांतरण की क्रिया द्वारा, रूपांतरण क्रिया द्वारा, क्रिया द्वारा पुनः स्यूडोमोनास, स्यूडो, पुनः स्यूडोमोनास नामक जीवाणु, नामक जीवाणु में रूपांतरित किया गया, में रूपांतरित किया गया। यह क्रिया, यह क्रिया रूपांतरण, यह क्रिया रूपांतरण कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, रूपांतरण कहलाती है। तो ये भी एक कोई नंबर में पूछा है कि जब जीवाणु के जीनोम को या किसी जीव के अनुवांशिक पदार्थ को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को रूपांतरण कहते हैं, ठीक है ना। सर ठीक है, सर आप पढ़ाते तो बहुत मस्त है लेकिन कुछ चीज़ छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। सर मुझे 10th में 40 मिला था और अभी भी उसी स्कूल में हूँ। वक्त बदलते समय नहीं लगता और समय बदलते वक्त का ध्यान नहीं होता किसी को, तो हमेशा अपने कंधे पर अपने हिसाब से लड़ाई लड़ी जाती है और लड़ाई में पहला मुक्का जो मारता है वही जीतता है।
तो तुम्हारा पहला पेपर चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, अगर वो बढ़िया नहीं हुआ, 100 में 100 या 70 में 70 नहीं हुआ, तो बाकी चीज़ें तुम पहले ही खो दोगे कॉन्फिडेंस कि मेरा फर्स्ट रैंक आएगा बिहार में कि नहीं आएगा। ठीक है ना? ठीक। इस क्रिया को रूपांतरण कहते हैं जिससे बनने वाले जीवाणु को 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 सुपर बग ऑयल स्पोलिएज बैक्टीरिया या स्यूडोमोनास पोटीडा कहते हैं, या स्यूडोमोनास पोटीडा। और जब भी तुम बैक्टीरिया का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखो तो उसको अंडरलाइन जरूर किया करो। स्यूडोमोनास पोटीडा कहते हैं जिसका उपयोग वर्तमान समय में तेल के अपघटन के लिए किया जाता है। तेल के अपघटन के लिए किया जाता है तो इतना लिखोगे तो तुम्हारा 2 से 3 नंबर का वो क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना? इतना चीज लिखने के बाद। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो एक बार जरूर यस लिखो, और आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो तो उसके लिए भी यस जरूर लिखो। सर आप मैराथन किस संडे को लीजिएगा बता दीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना? परेशान मत रहिए। प्रैक्टिकल से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, उसकी निशानी मेरे हाथ में है, पूरा उड़ा हुआ है। ठीक है ना? एक टाँका चला हुआ है। सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है? पूछा है कि तेल के अपघटन के लिए जिस जीवाणु का उपयोग किया जाता है उस जीवाणु का नाम लिखिए। 1 नंबर में तो स्यूडोमोनास पोटीटा, ऑयल स्पोलिएज बैक्टीरिया या सुपरबग। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा है कि आनंद मोहन चक्रवर्ती, एनसीईआरटी में नाम है उनका। ठीक है ना? ध्यान रखना। आनंद मोहन नाम है कह रहे हैं, उनके काम के बारे में दिया हुआ है। तो आनंद मोहन चक्रवर्ती के द्वारा बनाया गया डिग्रीगेटिव प्लाज्मिड या अपघटक प्लाज्मिड के संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये बनाना पड़ेगा कैसे बनाया गया और लिखना पड़ेगा कि किसने बनाया था। यस सर, यस सर। क्वेश्चन कैसे आएगा बोल दिए हम क्वेश्चन के बारे में। यस सर, ओके सर, यस सर। वाहित मल उपचार में सोम जीव नहीं पढ़ा है, कल टॉपिक आएगा वो। ठीक है ना? इस बात को लेकर परेशान मत आइए सुषपाल जी, कल आएगा ये टॉपिक प्रैक्टिकल। ठीक है सर, टाइम हो गया। ठीक, चलो उस बात पे अभी आते हैं टाइम पे। ठीक है, चलो अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर है, तो पहला आंसर ये दो, प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर है। क्लियर है सबको? ये बात तो दिख रही है। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन का आंसर दो, प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर है, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आए। ठीक, प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर है। नहीं विजय जी, अभी उसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू, पूरा समझ में आया। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर है, इसका आंसर दीजिए सबसे पहले। ठीक, चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, 25 को ही खत्म हो गया होता, लेकिन छुट्टी पड़ गई तो 1-2 दिन इधर उधर हो जाएगा, तो उसको मैनेज किया जाएगा। ठीक है ना? विकास शर्मा जी, लेक्चर को दोबारा एक बार और देख लीजिएगा आप। सर इंटर का कोई ठीक है, देख लेंगे पुष्पाल जी, देख लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक, चलो क्लिस्टर क्लियर है सर। कैसे पता करें कि कौन सा क्वेश्चन आएगा? जय माता दी। चलो ठीक है, क्लास को यहीं खत्म करते हैं, उसके बाद मिलते हैं कल के लेक्चर में जिसमें हम लोग वाहित मलोपचार के बारे में पढ़े हैं। ठीक है ना? तब तक ख्याल रखिए, उसके बाद गुड नाइट, क्योंकि आखिरी मुलाकात गुड नाइट होती है। पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना।